Welcome to online classes. So, what are we discussing? We are discussing Chapter 2, Class 8, Geography, Part 5. तो हम Chapter 2 का Part 5 कर रहे हैं. Part 4 में हमने कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स के बारे में देखा था, वाटर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की स्टेप्स. ठीक है, वो हमने सारे के सारे वाटर कंजर्वेशन के स्टेप्स कर लिए हैं. आज हम देखेंगे हमारी इस पार्ट में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो नेचुरल वेजिटेशन जो नेचर ने हमें दिया है वेजिटेशन, उसकी बात करेंगे, और वाइल्ड लाइफ जो हमारे एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ कल्चर के, उन सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे. तो विल डिस्कस टुडे दीज थिंग्स. चलिए चलते हैं. हमारा वाटर तो हो ही चुका है कंप्लीट. अब हम हमारे नेक्स्ट पे आते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. चलिए क्या है, अब इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं. इससे we will discuss it through an example so that we can understand better. So let me give you an example. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. You know handicrafts, we will make with our hands some products so that we can sell, because now it has some value. तो एग्जीबिशन में गए कुछ चिल्ड्रंस हैंडीक्राफ्ट्स के. द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. उस एग्जीबिशन में जो चीजें थी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से ली गई थी, इंडिया से या कहीं और से. तो मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने एक बैग लिया और एक्सक्लेम्ड किया. क्या किया कि दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंडबैग. और उसने उसको एक्सक्लेम करके बताया कि दिस इज अ ब्यूटीफुल बैग, ये तो बहुत ही अच्छा हैंडबैग है. यस, इट इज मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड. तो स्कूल चिल्ड्रन है, तो टीचर, जब स्कूल चिल्ड्रन ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा हैंडबैग है जो बनाया है, हैंडमेड है, तो टीचर ने कहा या इट इज मेड फ्रॉम जूट, जूट से बनाई है. डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स. टीचर ने ये कहा भाई कि भाई आप सब जानते हो कि ये बास्केट्स, लैम्प शेड्स और चेयर्स देख रहे हो आप सब. टीचर ने बोला कि आप सब इन चीजों को देख रहे हो. दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बम्बूज. तो बम्बूज और कैन्स के ये जो है चीजें बनी है जो आप ये सारी देख रहे हो, टीचर ने बोला. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बम्बू ग्रोव्स इन प्लेंटी. तो ये तो हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्टर्न, और ये हमारा ह्यूमिड रीजन है, मतलब यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर भी होगा. मतलब ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहा है. देखिए आप, तो उन स्टेट्स में जो है, आप सबको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ह्यूमिड रीजन है, वहां पे थोड़ी बहुत बारिश नहीं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे रेनफॉल जो है थोड़ा ज्यादा होता है. तो ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, वहां पे थोड़ा मॉइस्चर होता है, इस वजह से. तो बम्बू ग्रोव्स होते हैं प्लेंटी, मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में बम्बू ग्रो होते हैं वहां. ये तो बम्बू ग्रो हो गए, ये हमें पता लग गया. ठीक है, ये बताया किसने, उनकी टीचर बता रही थी. अब जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी सिल्क स्कार्फ. सिल्क के जो है स्कार्फ्स होते हैं, तो रेशम के कोई स्कार्फ्स होते हैं, बहुत ही मुलायम स्कार्फ्स हैं. तो उन मुलायम स्कार्फ्स को लेकर के जेसी बड़ी एक्साइटेड. जेसी को लगा कि भाई सिल्क के, रेशम के स्कार्फ्स मिलेंगे मुझे, आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. नाउ सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ. ये बोला उसने, जेसी ने, उसे बहुत अच्छा लगा. जो टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. अब टीचर ने बोला ये जो सिल्क की आपको स्कार्फ इतना पसंद आ रहा है ना, ये सिल्क वॉर्म से बना है, कीड़े से बना है, एक लाइफ से बना है. दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज. जो मलबरी ट्रीज में होता है वो उन वॉर्म से मिलके बना है, कीड़ों से मिलके बना है. ये आपको याद रखना होगा, ये फैक्ट आ सकता है, मलबरी ट्रीज से ही बनते हैं कौन, सिल्क वॉर्म्स. नाउ द चिल्ड्रन understood that plants provide us with many different products that we use in day to day life. तो चिल्ड्रंस को समझने में आ गया भाई, जो प्लांट्स है हमारे पास की, with many different products that we use in our day to day life. जो प्लांट्स है वही हमें देते हैं जितने भी हम प्रोडक्ट्स
डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय अवर प्लांट्स और एनिमल्स और अवर इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिक थिंग्स। ओके, तो ये चिल्ड्रन समझ गए। अब आगे चलते हैं, चिल्ड्रंस को ये सब तो समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। तो आप सबने पढ़ा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लास में इस तरीके के बारे में। प्रीवियस क्लास में आप नहीं पढ़ा है तो जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूंगा कि ये जो है मैं उसको अभी बता रहा हूँ, बट ये आपने 7th क्लास में जो भी आप पास आउट हो गया है, यू हैव ऑलरेडी रेडी नाउ। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, एक नेरो जोन में। नेरो जोन में और कहाँ पे, लिथोस्फीयर मतलब लैंड की तरफ, हाइड्रोस्फीयर वाटर की तरफ, एटमोस्फीयर हमारे ऊपर है, और बायोस्फीयर इन सबका मिश्रण। तो इन सब जगह पे हमें नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ मिल जाती है, क्योंकि लैंड पे ही मिलती है, पानी के आसपास ही मिलती है, एयर हमें वहां पे, और बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ होती है बायोस्फीयर हो गई, अर्थ बायोस्फीयर। तो इस तरीके की चीजें ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। अब आगे देखते हैं, ये हमने सिल्क कीड़े के बारे में बात करी, ये देख रहे हैं आप, सिल्क कीड़ा है, इसकी हमने अभी ऊपर बात करी, जो मुलबरी ट्रीज पे रहता है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर के सर्वाइवल पे। जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, जो वर्म्स है वो क्या करते हैं, जो ट्रीज है उनसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, हम भी अपने ट्रीज जो हमारे प्लांट्स हैं उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इसके लिए सर्वाइवल के लिए। तो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ये सारी चीजें हों वो क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। तो ऐसी जगह जहां पे ये सारी चीजें हो ना वो हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इकोसिस्टम, तो आपको यहां से लेकर के यहां तक बताना होगा कि दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, नाउ अगेन वी विल गो फर्दर। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो वेजिटेशन जो है हमारी इस तरीके की कई सारे वेजिटेशन होती है, प्लांट्स वो सब ऑर्गेनिक थिंग्स, और वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर। टिम्बर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे आप जानते हैं हमारे फर्नीचर आगे अदर थिंग्स में यूज होता है, उसे टिम्बर कहते हैं। तो प्लांट से ही मिलता है वो वुड, हमें वुड का टाइप है ये, कोई टिम्बर तरीके का। गिव शेल्टर टू एनिमल्स। प्लांट्स जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, घर के रूप में जो है वो यूज होते हैं, होम के रूप में। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। प्लांट्स आप सब जानते हैं कि लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वी नीड एंड दे गिव अस दैट ऑक्सीजन। सो व्हाटएवर वी नीड वी विल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम, मगर उनके पास प्लेंटी कब होगा, व्हेन वी ग्रो देम। So the oxygen we breathe is given by our plants. Protects soil, so essential for growing crops. और इतना ही नहीं, ये जो प्लांट्स है ना ये हमारी सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी चीज को ग्रो करने के लिए। एंड एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स। मैंने आपको बताया शेल्टर बेल्ट, बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े जो पेड़ है वो एक टाइम पे लगा दिए उनको, तो ये शेल्टर बेल्ट की तरह एक्ट करते हैं, किसी भी चीज को दूसरे को यहाँ पे अटैक नहीं करने देते, इट विल प्रोटेक्ट दैट। तो ये हेल्प करते हैं इस तरीके से इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये हेल्प करते हैं किस पे, स्टोरेज करने में अंडरग्राउंड वाटर को, जो हमें देता है क्या, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज असेंशियल फॉर योर स्टडी। वो सभी हमें यहाँ पे देते हैं, क्या प्लांट्स ही देते हैं। जो हम पेपर, जो हमारी बुक है वो पेपर की, वो पेपर कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। प्लांट्स आर सो एसेंशियल फॉर। अब हमने ये तो देख लिया, अब इसके साथ आपको यहाँ पे एक
फैक्ट दिया हुआ है, वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो बिकॉज इट हैज टू बी read because this is a fact which can be asked in your exam. You don't skip these things, these are important. So what is it? Rainwater harvesting is the process of collecting. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं बात हुई है, तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर को कलेक्ट करना फ्रॉम रूफ टॉप and directing it to an appropriate location and storing it for future use. तो हमने हमारे जो छत है, हमारी रूफ है, वहां पे इस तरीके से सेटिंग कर रखी है कि जैसे ही ऊपर से वाटर आता है उसे हम स्टोर करके रख देते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन से जो वाटर आ रहा है और उसे हम नीचे कहीं पे स्टोर कर रहे हैं. ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours इज इनफ टू सेव 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर. अगर हम 2 घंटे तक जो रेन हो रही है उसका वाटर स्टोर करने की कोशिश करेंगे, 8,000 जो लीटर वाटर है वो सेव हो जाएगा. सोचिए 8,000 लीटर कितनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी वाटर स्कैर्सिटी से जो जूझ रहे हैं. तो दैट्स व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, तो ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. आपसे पूछा गया व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यू कैन राइट दिस. आपसे पूछा गया व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. So you can give this and get 2 marks or maybe 1. Okay, now we will move further. So we are discussing this thing. The plants are so important to us. Now there are innumerable uses of plants. There are plenty uses of plants, not just one, plenty. And you can add some more. और आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो. And you can add some more. Innumerable, you cannot number them because these are many more. वाइल्ड लाइफ की बात करें, ये तो हमने प्लांट की बात कर ली, नेचुरल वेजिटेशन की बात कर ली, मतलब प्लांट्स उसकी बात होगी. अब हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, क्यों किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं. तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एडिक्वेट लाइफ फॉर्म्स. तो आप ये देख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स व्हाट इंक्लूड्स लाइफ वाइल्ड लाइफ. तो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, aquatic life forms. Aquatic means those are in water. जो वाटर में आपके फिशरीज हैं, कई सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, that is included. Okay, so this is called wildlife. You can be asked in your exam, so be prepared. They provide us milk. Yes, cow, goat, buffalo. These are essential for our milk, and these are wildlife. Meat, hides, and wool. So these are important things. wool भी देते हैं, hides भी देते हैं, इस तरीके की चीजें जो हमें दे देते हैं, जिनसे हम कई सारी चीजें बना देते हैं. तो इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी. और जो इंसेक्ट्स होती है, जो हमारी मधुमक्खियां होती है, बीज होती हैं, दे गिव अस व्हाट, हनी, which is an essential ingredient for our nutrient purposes. जो हमारे न्यूट्रिएंट के पर्पसेस हैं उनको फुलफिल करने के लिए हनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. तो जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स, उनको ये जो एनिमल्स है वो ईट करते हैं एंड दे अगेन ग्रो एंड डिकम्पोज भी कर देते हैं. इफ द प्लांट्स आर
ब्रोकन, देन द डिकम्पोज कौन करता है? दे, एनिमल्स, जो भी वो कंज्यूम करेंगे, दे विल वेस्ट, वो जो वेस्ट होगा उनका, वो हमारे लैंड सॉइल पे जाएगा और वो सॉइल से ही हमारे वापस से प्लांट्स ग्रो होंगे. तो दीज आर डिकम्पोजर्स इन द ecosystem which includes all of them. Now, so this is all. आगे देखते हैं. ये एक मेडिसिनल हर्ब है जो आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मा कमाल. ये एक मेडिसिनल क्या है? हर्ब है. हर्ब होती है भाई, ये एक दवाई के रूप में काम करती है, मगर ये हर्ब है. ये इसकी जो वैल्यू है वो हर्ब के रूप में. ठीक है. नाउ वी विल गो फर्दर. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल. अब इतने सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं तो उनको फीड करने के लिए भी कोई चाहिए, तो बर्ड्स बर्ड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करती है, तो वो भी एक्ट्स करती है डिकम्पोज करने में. तो वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक, इज अ scavenger and considered a vital cleanser of the environment. तो आप सबने जो है एक सुना होगा कि जो गिद्ध होता है वो क्या करता है? ही ईट मीट, वो जो मांस होता है उसको खाता है, जिससे क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं, इफ दे आर डेड, देयर बॉडी इज डेड एंड द अदर एनिमल्स कंज्यूम देयर बॉडी. एंड बर्ड्स आर अ स्पेशल गिफ्टेड क्रीचर which consume these dead livestock, dead animals, means wildlife. तो ये क्लींजर करते हैं एनवायरनमेंट को. एनवायरनमेंट में कई सारा पोल्यूशन हो जाता है, कई सारी बीमारियां ना हो, इस वजह से ये जो है गिद्ध और कई सारे जो अदर एनिमल्स है, कॉर्निवरस एनिमल्स, वो सारी चीजें करते हैं. ओके. नाउ वी विल गो फर्दर. तो एनिमल्स बिग और स्मॉल, ऑल एनिमल्स बिग और स्मॉल, छोटे हो बड़े हो, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. चाहे इफ इट इज अ लायन और इफ इट इज अ स्नेक, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट. ये एक ब्लू किंगफिशर है, ये बर्ड है जिसे क्या कहते हैं? ब्लू किंगफिशर. ठीक है, ये ब्लू किंगफिशर है. इस तरीके की कई सारी बर्ड्स होती हैं. चलिए आगे देखते हैं. अब अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. उससे पहले हम क्या देखेंगे? उससे पहले हम डू यू नो का फैक्ट देख लेते हैं. डू यू नो का फैक्ट भी वी विल डिस्कस कि व्हाट इज दिस थिंग, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. So let us discuss now. Vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. तो वल्चर्स को जो है, जो डाइंग हो जाते हैं, मर जाते हैं किडनी की फेलियर की वजह से, उन्हें बचाया जा सकता है इस डाइक्लोफेन से, क्योंकि वल्चर्स जो जरूरी है वो इंसेक्ट्स खाएंगे, तो उनको बचाया जा सकता है इन दवाइयों की वजह से. अब एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइवस्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैप्टिविटी. तो लाइवस्टॉक यूज पे ना करके उन्हें वल्चर्स की कैप्टिविटी के लिए यूज करने की जो एडवाइस है वो दी जा रही है. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हो गया. अब आगे देखते हैं. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. तो हमने यहां तक को देख लिया. हमने क्या देख लिया? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, वो हम पढ़ रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन. जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है. So we will discuss that. The growth of vegetation depends primarily on temperature. So the growth of vegetation जो होती है, जो plants हैं, फ्लोरा फ्यूना है, उन सब की जो वेजिटेशन है इस तरीके की, वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पर. Accordingly they will grow because sunlight plays an important role in their growth and moisture.
when rain is come, it gives them moisture. So the major vegetation types of the world are grouped as forests, grasslands, curves and tundra. तो ये जो है टाइप्स है किसके, मेजर वेजिटेशन, ये 4 टाइप्स, ये आपको ध्यान रखना है. These are 4 types of natural vegetation. इसके नेचुरल वेजिटेशन के 4 टाइप्स जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. ठीक है, ये आपने देख ली. आगे चलते हैं. In the areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. जहां पे हैवी रेनफॉल होती है वहां पे जो बड़े बड़े ट्रीज है वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े और हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो ह्यूज ट्रीज होते हैं उनको अगर अच्छी तरह से रेन मिल रही है तो दे विल ग्रो. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. तो जहां पे वाटर सप्लाई ज्यादा होगी वहां पे फॉरेस्ट या फिर जो ये ह्यूज ट्रीज है वो ज्यादा होंगे. जहां पे ऐसा नहीं होगा वहां पे ह्यूज ट्रीज भी नहीं होंगे. So where there is a water, there is huge tree. Where there is no water, there is no huge tree. Okay, understood? Now we will discuss further. So ये 4 types है. You will remember these things. Now, as the amount of moisture decreases, जैसे जैसे moisture जो decrease होता है, the size of trees and their density reduces. अगर moisture जो है कम होता जाएगा, तो trees की जो size है वो भी कम हो जाएगी. और उनकी जो डेंसिटी है चीजों को करने की, रखने की, वो भी कम हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी. इफ वी डोंट हैव मॉइस्चर, हाउ मॉइस्चर विल कम? मॉइस्चर विल कम फ्रॉम द रेन एंड रेन गिव्स अस वाटर. वाटर इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर प्रोवाइड्स अस मेनी न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारी चीजें होती है. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं. यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल वेजिटेशन, 4 टाइप्स, ये सब देख लीजिए. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, कर्व्स एंड टुंड्रा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ग्रासलैंड फॉरेस्ट का आपको एक पिक्चर भी दिया हुआ है. अब आगे, द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. और एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, और जैसे ही जो मॉइस्चर है ना वो डिक्रीज करता है, कम होता है, द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस. ये तो बताइए आपको. इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहां पे रेनफॉल जो है मॉडरेट होती है, ना कम ना ज्यादा, एक बैलेंस्ड वे में होती है, उसकी बात कर रहे हैं. ना कम ना ज्यादा, एकदम बैलेंस्ड वे में जहां पे होता है उसकी बात कर रहे हैं. तो इन द ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, वहां पे जो है स्टंटेड ट्रीज होते हैं, ग्रासेस भी होती है, ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. वहां पे स्टंटेड होते हैं ट्रीज, मतलब ऊपर की जो शाखा है ना वहां पे ज्यादा कुछ पत्तियां नहीं दिखेगी आपको, एकदम तने हुए पेड़ दिखेंगे, स्टंटेड ट्रीज दिखेंगे इस तरीके की. यहाँ इस तरीके के जो है आपको पेड़ दिखेंगे. इन ड्राई एरियाज ऑफ, और ग्रासलैंड भी दिखेगा. इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहां पे बहुत ही कम है, जहां पे ज्यादा थी वहां पे साइज ज्यादा, फिर और कम, फिर अब जिसमें बहुत ही कम है तो वहां पे थ्रोनी श्रब्स, वहां पे क्या होगा, वहां पे थ्रोनी श्रब्स मिलेंगे आपको. और स्कर्ब्स भी ग्रो होते हैं. तो कई तरीके के जो पेड़ पौधों पे स्कर्ब्स ग्रो होते हैं ना वो वहां पे मिलेंगे, और श्रब्स भी मिलेंगे. जहां पे लो रेनफॉल होगी वहां पे श्रब्स बिल्कुल सूखी सूखी चीजें मिलेगी, कुछ नहीं होगा, सूखी सूखी चीजें मिलेगी आपको वहां पे. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स. डीप रूट्स होते हैं वहां पे प्लांट्स के. ठीक है, चलिए डीप रूट्स होते हैं, देख लिया हमने. आगे चलते हैं. डीप रूट्स, लीव्स हैव थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपीरेशन. तो इस तरीके के वहां के जो है वेजिटेशन होती है कि लो मॉइस्चर या लो वाटर होने पर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन, रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर. तो टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिंचेस. ये आपको याद रखना कि टुंड्रा वेजिटेशन जो है एक तो कोल्ड पोलर रीजन्स के साथ, और एक कंप्राइज करता है किसके साथ, मोजेस और लीचेंस.
क्या करता है, मॉसेस और लीचेंस के साथ में। ठीक है, ये आपको पता हो गया। तो दीज आर मॉसेस और लीचेंस विच आर प्रेजेंट इन टुंड्रा। टुंड्रा दैट इज कोल्ड पोलर रीजन, मीन कैनेडा is included in tundra vegetation. So these are all. Now we will discuss again the other thing. Forests are broadly classified as evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. अगर उनकी जो लीव्स है, वो पत्तियां हैं, वो गिर जाती है तो वो डेसिडियस हो जाते हैं, और पत्तियां रहती है तो वो एवरग्रीन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनकी शेड क्या पत्तियों पे। Evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. Deciduous forests shed their leaves in a particular season. So evergreen forests do not shed their leaves simultaneously. जो है वो simultaneously मतलब एक के बाद एक नहीं करते leaves. और deciduous forests जो होते हैं वो shed कर देते हैं, पत्तियां जो है उनकी गिर जाती है in a particular season में, to conserve the loss of moisture through transpiration. ट्रांसपिरेशन का करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरग्रीन और डेसिडुअस में जो है फर्क है, एवरग्रीन और डेसिडुअस में जो है फर्क है। तो ये हमारा हो गया पार्ट। अब जो बाकी का बचा हुआ है, हमने फॉरेस्ट और टुंड्रा देख लिया है, और हमने यहाँ पे एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में देख लिया कि जब पत्तियां होंगी वहां एवरग्रीन, जो पत्तियां नहीं होंगी डेसिडुअस। तो हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो बाकी बचा हुआ है वो हम हमारी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।